Hello students, myself Babli Bhardwaj and I welcome you on my YouTube channel Social Science Classes. What we are going to start today, the second chapter of history, Writing and City Life. Writing and City Life, when it was started in the Mesopotamian civilization. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का बेटा पहले भी कभी आपने जो छोटी क्लासेस हैं आपकी उनमें आपने पढ़ा भी होगा, हरप्पन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब यहाँ हम इस आपकी 11th क्लास में इसको डिस्कस करते हैं और एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, जो हम यहाँ पे करेंगे। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ही थी एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन जिसमें राइटिंग और सिटी लाइफ की शुरुआत हुई थी, और ये वो सिविलाइजेशन थी जिसमें जो मैथमेटिक्स है या टाइम रिकॉर्डिंग और द कैलकुलेशन, डिवीज़न और द मल्टीप्लिकेशन, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, इन सब के बारे में जानकारी थी। और इवन आर्कियोलॉजी भी स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पे, यहाँ तक कि वो उस टाइम के जो रूलर थे उन्होंने अपनी लाइब्रेरी भी सेटअप की थी, अपने टैबलेट्स बनवा ली थी। टैबलेट्स क्या होती है, मिट्टी की तख्ती की तरह होता है जिसके ऊपर वो पूरा रिकॉर्ड रखते थे। रिकॉर्ड अगर रखते थे तो इसका मतलब ट्रेडिंग भी हुआ करती थी। तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड और मॉडर्न सिविलाइजेशन थी वो। ठीक है, कुछ कमियाँ थी उस टाइम पे, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जो हमारी लेटर वीडियोज़ आएंगी उनमें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सिटी लाइफ बिगेन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में सिटी लाइफ की शुरुआत हो गई थी, शहर शुरू हो गए थे मेसोपोटामिया में। और अगर मेसोपोटामिया वर्ड का मीनिंग लिया जाए तो क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया? वो ज़मीन जो ऑफरेट और टिग्रीज रिवर के बीच का इलाका है उसको क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया। दो नदियों का जिक्र आएगा यहाँ पे। जब आप नेक्स्ट पेज पे इसका मैप देखेंगे तो उसमें दो रिवर है, एक दजला और एक फ्रात, इसको हिंदी में बोलते हैं, बट ऑफरेट एंड टिग्रीज इन इंग्लिश, दो नदियाँ थी। और अब जो इलाका है फ़िलहाल में वो इराक देश जो है वहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए जानी जाती है। इतना ज़्यादा संपन्नता थी, समृद्धिशाली थी वो सिविलाइजेशन। ट्रेडिंग भी हुआ करती थी, खेती बाड़ी भी होती थी, और पास्चरलिज्म भी था, पास्टरलिस्ट भी उस टाइम पे हुआ करते थे। तो हर एक्टिविटी उस टाइम पे थी, इसलिए वो प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जानी जाती है। इसकी सिटी लाइफ के लिए, इसके वॉल्यूमिनस एंड रिच लिटरेचर के लिए। वॉल्यूमिनस क्या होता है? लार्ज, बहुत बड़ा लिटरेचर पाया गया है, बहुत समृद्धिशाली लिटरेचर भी मिला है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। इस टाइम पे मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी भी हुआ करती थी। जो मेसोपोटामियन राइटिंग सिस्टम है वो ईस्टर्न मेडिटेरियन से शुरू हुआ था, वहाँ से शुरू होकर नॉर्दर्न सीरिया, तुर्की, वहाँ तक फैल गया था। और ये कब की बात है? 2000 BC के बाद की बात है। उस टाइम तक हर आसपास के हर इलाके तक वो फैल गया था, क्योंकि मेडिटेरियन एरिया तो इसके पास में ही है जो इराक है। जब एक बार आप इससे पहले अपने वर्ल्ड मैप को जरूर चेक करें, वर्ल्ड मैप में ये देखें कि कहाँ पर इराक है, और पास में भूमध्य सागर भी है, और उसके साथ साथ जो ये है सीरिया है, तुर्की है, उन देशों को भी आप नोट करें कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, तब आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा ये चैप्टर। यहाँ पर ये वाला जो है ये मेसोपोटामिया का मीनिंग दिया हुआ है कि जो मेसोपोटामियन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड मेसोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग मिडल है, और पोटेमोस का मीनिंग होता है रिवर, कि मतलब मिडल रिवर, वो लैंड जो दो नदियों के बीच का इलाका था उसको मेसोपोटामिया कहा गया था। लैंग्वेज यूज की जाती थी मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट में, और उनकी अपनी लैंग्वेज थी। ठीक है, इसके बारे में कह रहे हैं कि हम सिटी लाइफ और राइटिंग का आपस में क्या कनेक्शन था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी विल एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन द सिटी लाइफ एंड राइटिंग। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द आउटकम्स ऑफ ए सस्टेन ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग। राइटिंग के क्या क्या आउटकम रहे, क्या रिजल्ट रहे, क्या उसकी लीजेसी रही, क्या देन रही राइटिंग की। आज हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम का, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं रिकॉर्ड हिस्ट्री की जब शुरुआत हो गई थी तभी से ये इलाका अर्बेनाइज था, और इस इलाके में को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? सुमेर और अक्कड़ इलाका कहा जाता था।
सुमेरियन सिविलाइजेशन भी इसमें शामिल है, अकेडियन सिविलाइजेशन भी है। सुमेर और अक्कड़ ये एक कम्युनिटी का नाम था और बाद में जिस इलाके में वो रहना उन्होंने शुरू कर दिया था उस इलाके का नाम भी ये पड़ गया था, सुमेर और अक्कड़। 2000 BC के बाद बेबीलोन एक इम्पॉर्टेंट शहर बन गया था, जिस बेबीलोन का हम लास्ट वीडियो में ज़्यादा जिक्र करेंगे, इस चैप्टर की जो लास्ट वीडियो होगी। बेबीलोनिया वाज यूज्ड फॉर द साउदर्न रीजन। बेबीलोनिया एक ऐसा इलाका था जो साउदर्न मेसोपोटामिया में था। साउदर्न मेसोपोटामिया जो एक डेवलप्ड और एग्रीकल्चरल एरिया था, बड़ा ही डेवलप्ड एरिया था बेबीलोनिया, जिस पर सिकंदर ने भी जीत हासिल की थी 331 BC में। करीबन 1100 BC की बात है, तब असीरियन ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वो नॉर्थ से आए थे, नॉर्थ से आकर असीरियन साउथ में आकर बस गए थे। यहाँ पर इमिग्रेंट थे साउथ इलाके में और इनको असीरिया कहा जाता था। सबसे पहली लैंग्वेज जो वहाँ पर यूज़ की जाती थी वो थी सुमेरियन लैंग्वेज। धीरे धीरे करके सुमेरियन की जगह पे अकेडियन लैंग्वेज यूज होने लगी थी करीबन 2400 BC में। अकेडियन जब अकेडियन बोलने वाले वहाँ पर आए तो अकेडियन लैंग्वेज यूज होने लग गई थी। ये वो लैंग्वेज थी जो अलेक्जेंडर के टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी, अकेडियन लैंग्वेज। साथ ही साथ कुछ रीजनल चेंजेस भी आ गए थे इसमें, थोड़े बहुत शब्दों में हेरफेर आ गया था अकेडियन लैंग्वेज के अंदर अलेक्जेंडर के टाइम में। 1400 BC से आर्मिक लैंग्वेज भी बोली जाने लगी थी और ये जो लैंग्वेज थी आर्मिक लैंग्वेज, ये हब्रू लैंग्वेज के जैसी थी। इट वाज सिमिलर टू द हब्रू लैंग्वेज। इट वाज वाइडली स्पोकन आफ्टर 1000 BC एंड इट इज़ स्टिल स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ इराक। यहाँ तक कि इराक में आज भी हब्रू लैंग्वेज बोली जाती है। जितना भी ब्लू पार्ट दिया हुआ है इस चैप्टर का, उसमें सारे सोर्सेज के बारे में बताया गया बेटा, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो आर्कियोलॉजी शुरू हो गई थी वो 1840 के दशक में शुरू हो गई। 1840s में इसकी खुदाई शुरू हो गई थी और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अगर दो साइड का ज़्यादा जिक्र किया जाए, उरुक और मारी का, तो वो कई दशकों तक उनकी खुदाई चलती रही लगातार। हमारे इवन इंडिया में कोई भी ऐसा लॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं आया है इस सिविलाइजेशन में, क्योंकि हमारे इंडिया में ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई नहीं थी, इसलिए यहाँ पर कोई भी इसका प्रोजेक्ट नहीं है या कोई भी यहाँ साइट नहीं है। हम 100 ऑफ मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा, स्टैचू, ऑर्नामेंट, ग्रेव्स, टूल, सील एज सोर्स। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट। यहाँ तक कि सिर्फ और सिर्फ कबर, टूल, सील्स, स्टैचू, बिल्डिंग या गहने, यही एक सोर्स के रूप में हमने यूज़ नहीं किया है, बल्कि हमने कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स को भी यूज़ किया है। अगर मेसोपोटामिया को माना जाए तो यूरोप के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया था। क्यों? क्योंकि यूरोपियन के जो बुक है बाइबल, उसके एक पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल, ये इनकी हॉली बुक है। उसके ओल्ड टेस्टामेंट में भी मेसोपोटामिया का जिक्र किया हुआ है। तो यूरोपियन भी मेसोपोटामिया को बड़ा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी बाइबल में लिखा गया उसको तो वो इम्पोर्टेंस देंगे ही। एग्जाम्पल दे दिया कि ठीक है, इसमें सिमर शब्द का यूज कर रखा ओल्ड टेस्टामेंट में। सिमर का मीनिंग क्या है? सुमेर एक ऐसी जगह जो ईंटों से बनी हुई थी, ईंटों से बना हुआ शहर, एक ऐसा सिटी। ट्रैवलर और स्कॉलर ऑफ यूरोप लुक्ड ऑन द मेसोपोटामिया एज ए काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड। यहाँ पर जितने भी ट्रैवलर और स्कॉलर्स आए यूरोप के, उन्होंने उसको अपने पूर्वजों की धरती माना है। क्यों? क्योंकि उनके बाइबल में भी इस सभ्यता के बारे में, इस जगह के बारे में जिक्र किया हुआ है। सिमर शब्द का जिक्र है और सिमर का मीनिंग क्या है? सुमेर। इसलिए वो इसको अपनी एंसेस्ट्रल लैंड भी मानते हैं यूरोपियन। जब आर्कियोलॉजिकल काम यहाँ शुरू किया गया था तो यहाँ पर कोशिश की गई थी कि ओल्ड टेस्टामेंट की बात को प्रूव किया जाए, लिटरल ट्रूथ कर दिया जाए, इस बात को सच साबित कर दिया जाए। तो ये भी माना गया था। अकॉर्डिंग टू द बाइबल द फ्लड वाज मेंट टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ ऑन अर्थ। बाइबल के अकॉर्डिंग क्या मिला है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि भाई फ्लड आ गई थी, और फ्लड का मीनिंग क्या है कि भाई पूरी लाइफ को ख़त्म कर देना, अर्थ पे जितने भी जीव जंतु है सबको ख़त्म कर देना, सबको डिस्ट्रॉय कर देना। गॉड ने क्या किया था उस टाइम पे, ये बाइबल में लिखा हुआ है। द गॉड चूज ए मैन नो टू एंश्योर दैट लाइफ।
could continue after the flood. भगवान ने एक आदमी को चूज़ किया, नोह नाम का आदमी था, जिसको ये कहा गया कि आप जो है फ्लड के बाद लाइफ को कंटिन्यू करेंगे, जो लाइफ को कंटिन्यू कर सकते थे, मतलब कि जीवों को एक एक पेड़ को बचा सकते थे। तो उनको ऑर्डर दिया। नोह ने एक बड़ी बोट बनाई, उसमें उस बोट के अंदर उन्होंने हर जितनी भी नॉन स्पेसीज थी उनका, एनिमल्स और बर्ड्स की, उन सबको अपनी बोट में बिठाया और उनको बचा लिया। उसके बाद ये बताया गया है कि जिससे फ्लड के बाद भी लाइफ सर्वाइव हो पाई थी। एंड देयर वाज ए स्ट्राइकिंग सिमिलर स्टोरी इन मेसोपोटामियन ट्रेडिशन। सेम ऐसी ही स्टोरी मेसोपोटामियन ट्रेडिशन या मेसोपोटामियन बुक्स के अंदर भी पाई गई है, जिसमें का एक प्रिंसिपल कैरेक्टर सिर्फ नाम बदला गया है। उसमें तो नोह नाम रखा गया था और इसमें ज्यू, शूद्र या फिर उठना पिस्टिम नाम रखा गया है, लेकिन स्टोरी सेम है। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो इसके अंदर सच्चाई थी जो बाइबल में भी पाई गई और जो मेसोपोटामियन ट्रेडिशन टेक्स्ट के अंदर भी पाई गई थी। हम सोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। From the mid-19th century, there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient past of the Mesopotamia. कह रहे हैं कि भी mid-19th century के बाद भी कोई रुका नहीं था। जो enthusiasm of exploring the ancient past था, यानी कि पुरानी सभ्यता को खोज निकालने का जो एक उत्तेजना थी, वो अभी भी बंद नहीं हो पाई थी। 1873 में ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने पैसा लगाया था इसके एक्सपेडिशन में, यानी कि इसको ब्रिटिश म्यूजियम, एक्सपेडिशन ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम टू सर्च फॉर ए टैबलेट नैरेटिंग द स्टोरी ऑफ फ्लड मैंशन इन द बाइबल। बाइबल में जिस फ्लड की स्टोरी को मेंशन कर रखा है उसकी खोज में उन्होंने अपना पूरा पैसा लगाया एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने, और वहाँ उन्होंने अपनी खोजबीन को चालू कर दिया था। सारा का सारा एक ब्रिटिश म्यूजियम था, उसमें सारी खोजबीन शुरू कर दी थी। By 1960s, it was understood that the stories of the Old Testament were not literally true. 1960s में माना गया कि शायद ऐसा भी हो सकता है जो कहानी ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी गई थी वो सच नहीं भी हो सकती, शायद वो सच ना हो, बट मे हैव बीन हिस्ट्री, बट मे हैव बीन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग मेमोरीज अबाउट इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द हिस्ट्री। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि इससे हिस्ट्री में कुछ बदलाव हुए थे, इसके बारे में कुछ आइडिया ज़रूर मिल जाते हैं। धीरे धीरे करके आर्कियोलॉजिस्ट ने और भी अपनी टेक्निक्स को यूज़ किया और इसको और भी अच्छे सोफिस्टिकेटेड और रिफाइंड मैनर से इसकी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया। सोफिस्टिकेटेड मीन्स डेवलप्ड, और अच्छे तरीके से और विकसित मैनर से और रिफाइंड मैनर से उन्होंने आर्कियोलॉजी शुरू की थी। What is more, attention was directed to different questions including reconstructing the lives of ordinary people। और भी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान दिया, जैसे आम आदमी का जीवन कैसे हुआ था, कैसे होता था, उसके ऊपर भी ध्यान दिया। Establishing the literal truth of biblical narrative receded into the background। कहते हैं जो सच्चाई थी बिब्लिकल नरेशन में वो अब धीरे धीरे करके कम होने लगी थी, वास्तविक सच्चाई नहीं थी मच, क्योंकि आगे चल के और भी स्कॉलर्स ने इस पे रिसर्च की थी। तो जो स्टोरी लिखी हुई थी वो स्टोरीज़ की वैल्यू कम होने लगी थी, वो कहीं सच नहीं हो पाई थी। सो सब्सिक्वेंटली इन दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द दिस लेटर स्टडीज़। अब हम बाद में सारा डिस्कस करेंगे कहाँ पर ये सिचुएटेड है। और यहाँ ये मैप दिया हुआ है बेटा, मैप में टिग्रीज और ऑफ्रेट दी हुई है। इसके बीच का इलाका क्या है, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का इलाका है। ये बेबीलोनिया का इलाका साउदर्न मेसोपोटामिया में, डेजर्ट ऑफ अरेबिया, ये रेड सी हो गया, ये मेडिटेरियन सी, और उसके बाद जो है ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, अरल सी, और ये क्या कौन सा हो गया, ये पर्शियन गल्फ़ है, और ये अरेबियन सी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इधर ये इंडस रिवर है जो इंडिया से होकर पाकिस्तान में जाती है और फिर अरेबियन सी में जाकर गिरती है। ये ईरान का इलाका हो गया, और साथ में ये हो गया इराक का इलाका, जो आज इराक है, वहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। और ये देखो, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इजिप्ट, सीरिया तक भी फैली हुई थी। इजिप्ट का नाम भी आया है, सीरिया का भी आया है, टर्की का भी आया है, टर्की तक ये फैली हुई थी। तो ये पूरा का पूरा मैप को आप अच्छे से स्टडी कर लेना। अब हम मेसोपोटामिया और इसकी ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी मतलब कहाँ पे पहाड़ थे, कहाँ प्लेन एरिया था, कहाँ पर और डेजर्ट था, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे।
इराक इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट। इराक में डाइवर्स एनवायरनमेंट था, अलग अलग वातावरण की ज़मीन पाई गई है। ऐसा मानते हैं कि वो एक जैसी नहीं है, सेम एनवायरनमेंट वहाँ पे नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वो ग्रीन अंडुलेटिंग प्लेन्स है, यानी कि हरा भरा इलाका लेकिन ऊंचा नीचा, बिल्कुल प्लेन नहीं, थोड़ा कहीं ऊंचाई कहीं नीचाई, अंडुलेटिंग। ग्रेजुअली राइजिंग टू ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस, धीरे धीरे करके आगे जब चला जाता है उस प्लेन एरिया से तो पेड़ पौधों से ढके हुए माउंटेन, क्लियर स्ट्रीम्स, नदियों की धाराएं, वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फूल भी मिल रहे हैं वहाँ। ईच अनफ रेनफॉल टू ग्रो द क्रॉप्स, इतनी ज़रूर बारिश होती है वहाँ पे जिससे कि फसल उगाई जा सके। एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ दिस एरिया। 7000 से 6000 BC के बीच में शुरू हो गई थी वहाँ पर और आज भी वहाँ पे की जाती है। अगर नॉर्थ की बात की जाए तो अपलैंड एरिया है जहाँ पर स्टेपी मतलब ग्रासलैंड एरिया, जहाँ पर एनिमल हर्डिंग भी की जाती है, लोगों के लिए एक अच्छी लाइफ हो जाती है। एग्रीकल्चर की बजाय एनिमल हर्डिंग से लोगों का ज़्यादा गुजारा होता है। आफ्टर विंटर रेन, विंटर बारिश के बाद शिप एंड कॉट फीड ऑन द ग्रासेस, इसी घास, इसी स्टेपी एरिया में भेड़ बकरी चरते हैं। As well as to the east, tributaries of the Tigris provide routes of, जो टिग्रिस रिवर है उससे ट्रेडिंग होती है और ईरान के माउंटेन तक कम्युनिकेशन हो पाता है। यानी कि ईरान के अंदर, इराक से ईरान तक कम्युनिकेशन, आपस में उनका जो कम्युनिकेशन है वो इसी रिवर के माध्यम से ही हो पाता है, क्योंकि रिवर के माध्यम से क्या होती है, मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड पीपल ये होती है, इसलिए उनका कम्युनिकेशन हो पाता है। साउदर्न की बात की जाए, साउदर्न इज़ डेजर्ट पार्ट, वो डेजर्ट पार्ट है लेकिन वो बड़ा फर्टाइल एरिया बन चुका है। क्योंकि वहाँ पे 2 रिवर जाती है, ऑफ्रेट और टिग्रिस रिवर के जाने से वो फर्टाइल हो गए हैं। ये साउदर्न इलाका जहाँ पे सबसे पहले शहर भी बने थे, राइटिंग भी जहाँ से शुरू हुई थी, ये वो इलाका है साउथ का। और इसके साथ साथ राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन, ये नदियाँ ऑफ टिग्रिस और ऑफ्रेट रिवर ये नॉर्थ मेसोपोटामिया से शुरू होती है, वहाँ पे इससे इसका ओरिजिन है और साउथ तक पहुँचती है। साथ में क्या लेके जाती है, सिल्ट लेकर जाती हैं, फर्टिलिटी लेकर जाती हैं, एलुवियल सोयल लेकर जाती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि खेतों में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि आउटलेट चैनल्स जो है उनमें वो ऊपर से बह जाता है पानी और उनमें बाढ़ आ जाती है। फर्टाइल सिल्ट इज़ डिपॉजिटेड और इससे क्या है, एलुवियल सोयल वहाँ जमा हो जाती है। ये सारा ये देखो नॉर्थ मेसोपोटामिया से शुरू होके और ये साउथ तक यही पहुँचती है। और साउथ में ही उरुक, उर और मारी शहरों का हम जिक्र करेंगे। बेबीलोन का भी हम आगे अगली जो हमारी वीडियोज़ आएंगे उनमें हम हमारा डिस्कस होगा कि जहाँ पर ये डेवलप्ड एरिया था और यहाँ ये कुछ माउंटेनियस एरिया भी था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी होती थी। ये सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का दिखा रखा है। रीजन बीइंग ऑफ्रेट एंड टिग्रिस रिवर flowing there. After the Euphrates has entered the desert, ऑफ्रेट रिवर डेजर्ट में आने के बाद क्या होता है, इसके छोटे छोटे चैनल होते हैं और इससे बाढ़ आ जाती है, जिससे यहाँ पर इरिगेशन का काम होता है और इरिगेशन कैनल बन जाते हैं। वो जैसे छोटी छोटी धाराएं बहती है तो वो एक नहर का काम करती हैं, जिससे खेतों में पानी दिया जाता है। और यहाँ पर वीट, बार्ले, पीस, लेंटिल्स बोई जाती हैं। इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती थी। गेहूँ, जौ, मटर या फिर दालें, वो उनको ज़्यादा उगाया जाता था यहाँ के खेतों में। और अगर एंशियंट टाइम की बात की जाए, जैसे रोमन एम्पायर में बाद में ये शामिल हो गया था ये इलाका, एंड इट वाज द एग्रीकल्चर ऑफ साउदर्न मेसोपोटामिया दैट वाज वेरी प्रोडक्टिव एंड इवन दिस वाज नॉट हैव सफिशिएंट रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स। ये वो इलाका था साउदर्न मेसोपोटामिया जहाँ पर बारिश ज़्यादा ना हो के कमी होती थी, जो क्रॉप्स के लिए अनफ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो रिवर्स बह रही थी उनके कारण यहाँ का इलाका प्रोडक्टिव हो गया था। यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर ना होके, नॉट ओनली द एग्रीकल्चर बट आल्सो द एनिमल रियरिंग वाज आल्सो देयर। Mesopotamian sheep and goats that grazed on the steppe it means the grassland area, grassland घास के मैदानों में भेड़ और बकरियां भी चराई जाती थी। North Eastern plain and the mountain slopes that is on the tracks too high for the river to flood and fertilize produced meat, milk,
वुल इन एविडेंस। ये वो इलाके थे माउंटेन स्लॉप के वो इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मीट, मिल्क और वुल को पैदा किया जाता था। क्यों? क्योंकि एनिमल रियरिंग होती थी। पशुपालन में क्या होगा, पशु से मीट मिलता था, दूध मिलता था और ऊन मिलती थी। फर्दर फिश वाज अवेलेबल इन रिवर एंड डेट पाम गेव फ्रूट इन समर। अगर आगे बात की जाए तो मछलियाँ मिल जाती थी नदियों से, तो फिशिंग भी करते थे, यानी कि डेट पाम भी एक फ्रूट के रूप में यूज़ किया जाता था। खजूर के पेड़ हुआ करते थे और उनको भी वो समर सीज़न में यूज़ किया करते थे। अब हम ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर शहर डेवलप हुए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले तो रूरल प्रॉस्पेरिटी थी। रूरल प्रॉस्पेरिटी होने के बाद ही गांव पहले बसे, बसने के बाद फिर वहाँ पे ट्रेडिंग होने लगी, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने लगी, जिससे वो सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए थे। आगे हम इन्हीं को टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो ऑन द नेक्स्ट पेज, द अर्लीस्ट सिटीज़ इन मेसोपोटामिया डेट बैक टू द ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज कब, किस टाइम का था? वो करीबन 3000 BC के आसपास उस टाइम पे यहाँ शहर बन गए थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। और ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज एक ऐसा मेटल होता था जो कॉपर और टिन को मिला के बनाया जाता था। ब्रॉन्ज का मतलब यूज़ करना है, यानी कि उन मेटल को दूर से लाया जाता था जो ग्रेट डिस्टेंस पे हुआ करते थे। ब्रॉन्ज यहाँ नहीं मिलता था मेसोपोटामिया में, बल्कि इसको दूर के एरिया से ट्रेडिंग करके मंगवाया जाता था। मेटल टूल्स वर नेसेसरी फॉर एक्यूरेट कारपेंट्री, ड्रिलिंग बिड्स, कार्विंग स्टोन सेल्स, कटिंग सेल फॉर इनलैंड फर्नीचर एट्सेट्रा। मेटल टूल्स की ज़रूरत होती थी। क्यों? क्योंकि एक तो कारपेंट्री करनी होती थी, बढ़ई का काम होता था, बीड्स मोतियों में छेद करने होते थे, ड्रिलिंग करनी होती थी, स्टोन सेल्स की कार्विंग करनी होती थी, पत्थर की सेल्स हुआ करती थी, पत्थर की सेल्स पे खुदाई करनी होती थी, कटिंग सेल फॉर द इनलैंड फर्नीचर में जड़ने के लिए, फर्नीचर में इनलैंड होता है जड़ना, यानी कि उसमें लगाना, उसमें सेल्स को काटा जाता था। ये मेटल टूल से ही काटते थे। मेसोपोटामियन वेपन्स वर ऑल्सो ऑफ ब्रॉन्ज। मेसोपोटामिया के जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी ब्रॉन्ज के हुआ करते थे, जैसे कि टिप्स ऑफ द स्पीयर, भाले के जो नोक होती थी वह भी ब्रॉन्ज की बनी होती थी। तो इसका मतलब अर्लीस्ट शहर ब्रॉन्ज एज में ही शुरू हो गए थे और ब्रॉन्ज का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। अगर ब्रॉन्ज का ज़्यादा यूज इस सिविलाइजेशन में मिला है तो कहने का मतलब ये है, जब ब्रॉन्ज एज शुरू हुआ था 3000 BC के आसपास, तभी से इन शहरों की शुरुआत हो गई थी। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बेनिज़म। सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बेनिज़म, इसका मतलब क्या है? शहरीकरण का महत्व, शहरों में क्या क्या हुआ करता था और जिससे उसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ती थी, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, द डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ ए मार्क ऑफ अर्बन लाइफ, एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एग्जांपल। डिवीज़न ऑफ लेबर ये अर्बन लाइफ का एक मार्क है, एक निशान, एक चिन्ह है। तो यानी शहर है तो शहरों के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ करता था, काम को बांट कर किया करते थे, और कोई भी आदमी हर काम को अकेले नहीं होता था, तो वो दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता था। तो कैसे था उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सिटीज़ एंड टाउन्स आर नॉट जस्ट प्लेसेस विद लार्ज पॉपुलेशन। शहर और कस्बों की बात की जाए तो वो केवल और केवल ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी, बल्कि क्या था, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप हुआ करती थी। ये सिर्फ ये बात थी, पॉपुलेशन कम होती थी बट इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। वहाँ पर फूड प्रोडक्शन की बजाय अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। अर्बन इकोनॉमी कंप्राइज बिसाइड्स फूड प्रोडक्शन के अलावा शहरों में क्या होती? ट्रेडिंग होती, मैन्युफैक्चरिंग होती और सर्विसेज होती। हर तरह की सर्विस वहाँ मिल जाती थी, चाहे ड्राइविंग है, चाहे मार्केटिंग है, हर तरह की सर्विस वहाँ मिलती थी। सिटी पीपल सीज टू बी सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर नहीं होते थे, एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ द अदर पीपल। दूसरे लोगों पर डिपेंड, चाहे शहर के चाहे गांव के, दूसरों पर उनको हर काम को पूरा करने के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। इसका मतलब क्या था? वहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर था। देन कंटिन्यूस इंट्रैक्शन अमंग देम, इसलिए उनका आपस में इंट्रैक्शन होता रहता था, आपस में एक दूसरे से मिलते रहते थे, बातचीत होती रहती थी। एग्जाम्पल ले दिए कैसे उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर था। जैसे एक कार्वर है, एक खोदने वाला, खोद कर तैयार करने वाला जो कार्वर,
स्टोन सील्स की रिक्वायरमेंट होती थी उसको। स्टोन सील्स के लिए उसको ब्रॉन्ज टूल की ज़रूरत होती थी कार्वर को। कार्वर किस पे कार्विंग करता? स्टोन सील पे, पत्थर की सील्स पे काम करता था। लेकिन खुदाई किससे करेगा? ब्रॉन्ज टूल से। ब्रॉन्ज टूल को वो अपने आप नहीं बना सकता था, और ब्रॉन्ज टूल को बनाने के लिए उस पर दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता था। देन कलर्ड स्टोन्स, जो पत्थर, जो स्टोन सील, वो उसको ऊपर, जिसके ऊपर कार्विंग करता था वो खुद नहीं ला सकता था, वो उसको दूसरों से मंगवाने होते थे। तो उसको ये नहीं पता कहाँ से लाना होता था, वो ट्रेडर जो है वो लेकर आते थे। उसका स्पेशलाइजेशन सिर्फ कार्विंग का था, ट्रेडिंग का उसका अपना स्पेशलाइजेशन नहीं था। ब्रॉन्ज टूल डजेंट हिमसेल्फ गो आउट टू गेट द मेटल, कॉपर एंड टिन। और ब्रॉन्ज टूल भी अपने आप में नहीं बनते थे। जैसे दूसरे जो मेटल हैं, जैसे कॉपर है, टिन है, इनको मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता था, तो ये भी दूसरी जगह से लाए जाते थे। और चारकोल और फ्यूल की, चारकोल की ज़रूरत होती थी ईंधन के रूप में, तो वो भी दूसरों पर ही डिपेंड होता था। इसका मतलब क्या है? डिवीज़न ऑफ लेबर वाज ए मार्क ऑफ ए अर्बन लाइफ, की शहरी जीवन में डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ करता था। अपने आप कोई भी अपना काम कोई भी पूरा नहीं हो पाता था, उसको दूसरे पर डिपेंड रहना ही पड़ता था। नेक्स्ट वन, इन नेक्स्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन, वाई शुड बी देयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द अर्बन सेंटर? शहरों के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्यों होना चाहिए था, क्यों ज़रूरी था? फर्दर देयर मस्ट बी ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस। आगे अगर बात करते हैं हम तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? समाज के लोगों का संगठन। लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ के काम पूरा करते थे। अलग, जैसे कि एग्जांपल ले दिया, फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड एट्सेट्रा कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस। जैसे ईंधन है, मेटल है, या जो पत्थर है, लकड़ी है, वो अलग अलग एरिया से लाई जाती थी। देयर आर दस ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज इज़ नीडेड। तो इसलिए ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ट्रेडिंग और स्टोरेज भी की जाती थी। तो वो लोग, कोई स्टोरेज करने वाला होता, कोई ट्रेडर करने वाला होता, कोई ढोने वाला होता, कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाला होता। तो इस तरीके से सोशल ऑर्गेनाइजेशन था। देयर आर डिलीवरीज ऑफ ग्रेन एंड अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटी। गाँव से फूड आइटम मंगाए जाते हैं। गांव के अंदर अनाज बोया जाता था, जिसको शहरों में मंगवाया जाता है। सिटी पीपल उसी पे ही डिपेंड होते थे। फूड सप्लाइज नीड टू बी स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, मस्ट बी नॉट ओनली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। कह रहे हैं कि भी फूड सप्लाई को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती थी, डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत पड़ती, लोगों तक भेजना भी होता था। बिसाइड्स मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैव टू बी कोऑर्डिनेट्स। इसके अलावा और भी कई एक्टिविटी थी जिनको आपस में ही पूरा किया जा सकता था। There must be not only stones but also bronze tools and pots available for seal cutters. सील कटर्स के लिए कुछ पॉट्स भी होते थे, कुछ ब्रॉन्ज टूल्स भी मिल जाते थे। ऑब्वियसली, क्लियरली, इन सच ए सिस्टम सम पीपल गिव कमांड एंड अदर्स ओबे। ऐसे सिस्टम में कोई तो कमांड देने वाला था और कोई उसको निभाने वाला, मतलब एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था। अर्बन इकोनॉमी रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड। इवन कुछ राइटर्स, कुछ स्क्राइबर के ऊपर भी डिपेंड होते थे, रिकॉर्ड कीपिंग रखी जाती थी। तो इसका मतलब क्या है? सभी लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करते थे। सो देयर वाज ए नीड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द अर्बन सेंटर। दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। अब यहाँ क्या दे रखा है? एक वारका हेड दिया हुआ है। वारका हेड, ये जब आर्कियोलॉजी की गई थी इस एरिया की, तो तब ये मिला है वारका हेड। खुदाई में पाया गया है, और ये जब खुदाई में पाया गया है तो इसकी क्या शेप थी, किस तरीके से मिला है, वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। द वीमेन्स हेड वाज स्कल्प्टेड इन वाइट मार्बल एट उरुक बिफोर 3000 BC। 3000 BC से पहले का ये उरुक शहर में एक वाइट मार्बल का बना हुआ औरत का एक सिर मिला। और 3000 BC जिससे पहले जो है, इसके आसपास अर्लियर सिटीज़ ऑफ मेसोपोटामिया शुरू हो गए थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में शहरों की शुरुआत उसी टाइम पे हुई थी। वो टाइम कौन सा था? ब्रॉन्ज एज का टाइम था। उस टाइम से पहले भी एक ऐसा ही वारका हेड पाया गया है। आइज़ और आईब्रो बनी हुई है। किससे? लैपिस लैजुली, एक महंगा पत्थर होता था, लैपिस लैजुली, ब्लू कलर का पत्थर, उससे बना रखी है इसकी आइज़ और आईब्रोज। सेल, वाइट कलर की सेल से आँखों के बीच में जो पुतली बनी होती है वो। बिटुमिन्स, ब्लैक कलर का जो बीच में है।
या इनलेस रिस्पेक्टिवली, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वाइट की, ब्लू की और ब्लैक की, वह उससे वो आंखें बनाई हुई है। अब तो ये डिस्ट्रक्टेड फॉर्म में दिख रहा है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है, वरना वो पाया गया जो है वो अलग अलग स्टोन से मिला है बनाया हुआ। देयर इज़ अ ग्रू अलॉन्ग द टॉप ऑफ द हेड, सिर के ऊपर ये ग्रू बना रखा है जैसे कोई गहना पहन रखा हो। दिस इज़ वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर, स्कल्पचर का मूर्ति कला में ये वर्ल्ड फेमस पीस है। बहुत ही ज़्यादा इसको प्रेजिंग मिली, सभी स्कॉलर्स ने इसको पसंद किया। एडमायर्ड फॉर द डेलिकेट मॉडलिंग ऑफ द वीमेंस माउथ, औरत का मुंह, उसके गाल, उसकी ठुड्डी, इन सब को की मॉडलिंग के लिए इसको बड़ा ज़्यादा प्रेज़ मिली, बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली, सब ने इसको पसंद किया। किस तरीके से इसके हॉट ठुड्डी और इसका मुंह बना रखा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे रियल में कोई फ़ोटो ले रखी है, बट ये एक मॉडलिंग थी। इट वॉज मॉडल्ड इन हार्ड स्टोन, एक कठोर पत्थर पे इसको बनाना बड़ा मुश्किल काम था। वुड हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंस, और उसको बहुत दूर से, जिस पत्थर को बहुत दूर से मंगवाया गया था। तो ये वारका हेड के बारे में है, कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कहाँ से मिला था ये? उरुक से मिला था, जो 3000 BC से पहले का पाया गया था। ये वीमेन का फेस था और इसके डिफरेंट स्टोन्स को इसके बनाने में यूज किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़, शहरों में सामान का आना जाना, उसका मूवमेंट। एंड इवन न्यू क्वेश्चन इज ऑल्सो हेयर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ट्रेड ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के ट्रेडिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ इस पैराग्राफ में मिलेगा। हाउ रिच द फूड रिसोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया, इट्स मिनरल्स रिसोर्सेज वर फ्यू। फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे मेसोपोटामिया में, खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता था, इवन एनिमल रेयरिंग होती थी, लेकिन मिनरल नहीं थे वहाँ पर, मिनरल रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। तो मिनरल रिसोर्सेज को, जैसे स्टोन्स हैं, टूल बनाने के लिए यूज किए जाते थे, सील्स या ज्वेल्स, उनको बहुत दूर से मंगवाया जाता था। कमी थी साउदर्न पार्ट में। द वुड ऑफ इराकी डेट पाम एंड पॉपुलर वाज नॉट गुड एनफ फॉर कार्ट व्हील और द बॉट। यहाँ के पॉपुलर का पेड़ जिससे बॉट या छकड़ा गाड़ी बनाई जाती थी, बैलगाड़ी जो होती है वो, और वहाँ का जो डेट पाम, खजूर का पेड़, वो इतना अच्छा नहीं, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था जिससे कि वहाँ पर बोट या कार्ट के व्हील बनाए जा सके। तो वो भी कहाँ से मंगवा, बाहर से मंगवाते थे, दूसरे देशों से। कोई ऐसा मेटल नहीं था जिससे टूल, वेसल्स या ऑर्नामेंट बनाए जा सके। तो इसलिए यहाँ पर हम इस बात से समराइज़ करते हैं, इस बात का पूरा कंक्लूजन निकालते हैं कि एंशिएंट मेसोपोटामिया में ट्रेडिंग की जाती थी। कुड हैव ट्रेडेड देयर एबुडेंट टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फॉर वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, सेल एंड वेरियस स्टोन्स फ्रॉम टर्की एंड ईरान और टर्की से मंगवाते थे, गल्फ़ से मंगवाते थे, खाड़ियों से भी मंगवाते थे। ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने यहाँ पर आपको बताई, ये सारी चीज़ें मंगवाते थे। यहाँ से क्या भेजते थे? यहाँ से टेक्सटाइल, कपड़ा और इवन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यहाँ से भेजा जाता था बदले में। पैसा नहीं था, बल्कि अदला बदली होती थी सामान की, यानी कि ये माने कि भाई एक्सचेंज ऑफ द थिंग्स हुआ करता था। और द लेटर रीजन हैड मिनरल रिसोर्सेज, बाद में जो टर्की, ईरान और मैंने गल्फ़ एरिया बताया वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा थे। एंड मच लेस स्कोप फॉर एग्रीकल्चर, खेती यहाँ होती नहीं थी। तो खेती कहाँ पे होती थी? इराक के इलाके में, वहाँ से खेती होती, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज तो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। रेगुलर एक्सचेंज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर वाज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और रेगुलर एक्सचेंज तभी हो पाता था जब वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, आपस में लोग जुड़ के काम करते थे, तभी ये संभव था। इवन फॉरेन एक्सपेडिशन किए जाते, विदेशी अभियान शुरू किए जाते थे जिससे पता लगाया जाता कहाँ पर कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं, और ऐसा राजा करते थे। तभी तो लोगों में जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन पाया था। क्राफ्ट के अलावा, क्राफ्ट, ट्रेडिंग और सर्विस के अलावा वहाँ पर अच्छा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी था। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग, सर्विस और क्राफ्टिंग का होना ही अनफ नहीं होता, साथ ही साथ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट का होना भी ज़रूरी होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम किससे मिल जाता था? वो एक तो रिवर थी वहाँ पे, ऑफरेट और टिग्रिस रिवर, जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो जाता था। इफ़ इट टेक्स टू मच टाइम और टू मच एनिमल फीड टू कैरी ग्रीन और चारकोल इनटू द सिटीज़ ऑन पैक एनिमल्स और बुलॉक कार्ट्स, द सिटी इकोनॉमी विल नॉट बी वाइबल। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगता या एनिमल्स को बहुत ज़्यादा
चारा चराना पड़ता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता, या चारकोल या अनाज को शहरों में ले जाने के लिए जो बुल्लोक कार्ट में लेकर जाता या एनिमल्स में ले जाया जाता था, तो ऐसे जो है सिटी डेवलप नहीं हो पाती। तो इसका मतलब क्या किया उन्होंने सबसे सस्ता और आसान तरीका अपनाया ट्रांसपोर्टेशन का। उन्होंने वाटर वेज को अपनाया। वाटर वेज से उन्होंने जो है वो एक्सचेंज ऑफ द थिंग्स और मूवमेंट ऑफ द थिंग्स करते थे। बोट को यूज़ किया, नाव बना ली थी, और नौकाएँ बनाने के बाद उसमें अनाज की बोरियों को ढोया जाता था। रिवर की जो बहाव होता, जो करंट मतलब उसका बहाव, उसके हिसाब से वो जो है उन बोट को तैराया जाता था। एज वेल एज एनिमल ट्रांसपोर्ट गुड्स दे नीड टू बी फेड। अगर एनिमल से ट्रांसपोर्टेशन की जाती तो उनको चारा चराना पड़ता रास्ते में, तो इससे बेटर तरीका था कि वाटर वेज को ही यूज़ किया जाए। व्हेन एनिमल ट्रांसपोर्ट The canals and natural channel of the ancient Mesopotamian were in fact roads of good transport between large and small settlement, and in the account on the city of Mari later in the chapter। फिर हम मारी शहर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बाद में वहाँ पर सारा का सारा जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होता था वो इन्हीं वाटरवेज के माध्यम से ही होता था। क्योंकि यहाँ पे रिवर थी, और ऑफरेट रिवर को वर्ल्ड रूट का नाम दिया गया। बाद में ये भी दे रखा है, नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारे एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया है बेटा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फॉर अर्बन डेवलपमेंट बाय गिविंग मेसोपोटामियन एग्जांपल्स। कि एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल था, कैसे उसका क्या रोल था, वो हमने क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बाकी जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप इन वीडियोज़ को बार बार देखें और अपने NCERT को रीड करें, जिससे आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, और कहीं से कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इजीली उसका जवाब दे पाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।